पहले भी फ्रॉड थे, आज भी फ्रॉड हैं, आगे भी फ्रॉड रहेंगे। सर अभी शादी दौर पे हरियाणा गए थे, उन्होंने कहा कि हम 8 तारीख के बाद सरकार आने के बाद हम 31 रुपए में धंधा करेंगे। क्या करेंगे? 31 रुपए। चलो बड़ी अच्छी बात है, जब कभी आ जाएंगे दोबारा तो कर देंगे, फिलहाल तो आते नहीं। उन्होंने कहा किसान निधि को भी 10,000 रुपये। बहुत अच्छी बात है, क्यों नहीं करी, अब कर देते पहले ही। बीजेपी घोषणाओं की पार्टी बन चुकी है, हरियाणा में 10 साल राज कर चुके हैं, तो अब कोई भी आगे की बात करना बेमानी है। फिलहाल उनको ये बताना है कि 10 साल में क्या किया था। और जो मैं बात आप सारे साथियों से कई दिन से कह रहा हूँ, प्रधानमंत्री जी का जो कुरुक्षेत्र का प्रोग्राम था, उसमें उनका जो भाषण था, वो भाषण ऐसा था कि जैसे तो बीजेपी के पहले 9.5 साल थे ही नहीं। बीजेपी का शासन तो ऐसा लगता है जैसे नायब सैनी जी के आने के बाद शुरू हुआ है, और उन्होंने नायब सैनी जी के कसीदे ऐसे पढ़े जैसे 10 साल से हुए मुख्यमंत्री थे। तो बीजेपी अपने खुद के शासन काल को जुठलाना चाह रही है या भुलाना चाह रही है, और लोगों को एक भ्रम की स्थिति में पैदा करना चाह रही है। कांग्रेस से सवाल पूछते हैं कि आपने पहले क्या किया। अरे वो सवाल तो होलिए, पूरे लोगों ने अपना मत कर दिया था, आपको 2 बार सरकार बना के दे दी, अपनी बात करो, आपने 10 साल में क्या किया। अब घोषणा पत्र में ऐसी ऐसी चीजें लिख रहे हैं, आप 10 साल से राज में थे, कर देते, उनको लागू क्यों नहीं की। तो ये इन बातों का कोई मतलब नहीं है इस समय। तो घोषणा पत्र जो बीजेपी का है वो कांग्रेस की कॉपी भी कह सकते हैं, क्योंकि 21 रुपये ने महीना भी कहा था। मेरे ख्याल से वो इंतजार ही कर रहे थे कि कांग्रेस का मैनिफेस्टो आवा तो उसमें तो जो 4-5 मेन बिंदु हैं उनको उठा के अपने मैनिफेस्टो में डाल लें। तो वो उन्होंने काम किया, क्योंकि अब पिछले कई महीने से ना, लोकसभा चुनाव के पहले से आप नोटिस करेंगे कि जो देश में अब राजनीतिक नैरेटिव जो है ना, कि चर्चा के विषय क्या हैं, वो बीजेपी निर्धारित नहीं कर पा रही। अब कांग्रेस या जो ये इंडिया अलायंस है वो मुद्दे निर्धारित करने लग रहा है, और बीजेपी फिर उनके पीछे पीछे चलने लग रही है। तो ये 10-12 साल बाद ये स्थिति अब उत्पन्न हुई है जाके, और यही कारण है कि कांग्रेस का इतना आज के दिन मजबूत स्थिति है। देश में तो है ही, लेकिन प्रदेश में तो बिल्कुल ही हवा है आज के दिन। तो चर्चा है कि रैली 2019 में की थी, उससे कम रैली आपके हरियाणा में वो करेंगे। रैली तो अब देखो ना, कुरुक्षेत्र की जो रैली हुई है, मतलब प्रधानमंत्री जी का इतना बड़ा रुतबा है, इतना लोगों में इनकी पकड़ होती थी, और कुरुक्षेत्र रैली जिस तरह से हुई है, जिस तरह से संख्या लोगों की वहां थी, मेरे ख्याल से मोदी जी की इतनी कमजोर रैली देश में कहीं नहीं हुई होगी जो कुरुक्षेत्र में हुई थी। तो उनको पता है स्थिति क्या है जमीन पे। हरियाणा में बीजेपी की हालत बहुत खस्ता है, तो ठीक है, प्रयास कर रहे हैं अपने, ज्यादा कम जैसे भी हैं वो तो उनकी मर्जी है। कुमारी शैलजा को मनोहर जी को दे चुके हैं कि आप कुमारी शैलजा जी, वो कौन सी लेडी है जो आज तक चैनल या कौन सा चैनल है उनके कार्यक्रम पे बोल चुकी हैं, मैं जन्मजात कांग्रेसी हूँ, मेरे पिताजी भी तिरंगे में लिपट के गए थे कांग्रेस के झंडे में, मैं भी उसी में लिपट के जाऊंगी। इससे ज्यादा और क्या स्पष्टीकरण किसी नेता से आपको चाहिए। हाँ, बीजेपी हमेशा भ्रम की स्थिति पैदा करने की कोशिश कर रही है, क्योंकि बीजेपी के पास, जो मैंने कहा, अपना एजेंडा ही नहीं है ले जाने के लिए। तो वो कांग्रेस के घर के अंदर मुंह डाल के देखने लग रहे हैं कि यहाँ से कुछ मिल जाए, क्योंकि हमारे पास तो देने को कुछ है नहीं अब। तो उस तरह की कोशिश है ये सारी। सुरेंद्र पवार को गिरफ्तार किया था विधायक कांग्रेस के, लेकिन हाईकोर्ट ने कहा कि उनकी गिरफ्तारी अवैध थी, ईडी की जो सरकार लगाई है। तो किस तरह से देखते हैं कि हाईकोर्ट में नहीं, ये जो ईडी जो है ये बड़ी दिलचस्प एक संस्था बन गई है। ये दरवाजे खटखटाती तब जब इलेक्शन आने शुरू हो जाए। और अब जैसे आपने देख लिया कि जितने भी नेताओं को इन्होंने मुकदमों में डाल के, असल में धाराएं वो लगती थी जिनमें बेल होना बहुत मुश्किल होता था, छोटी कोर्ट तो बेल दे ही नहीं सकती। तो उसमें फाइनली सुप्रीम कोर्ट ने 1-2 जो फैसले किए, हेमंत सोरेन को जो रिहाई मिली, और उसके बाद केजरीवाल जी को और अन्य नेताओं को, उसमें संजय सिंह भी हैं, मनीष सिसोदिया भी हैं। तो ये धीरे धीरे सारी परतें खुलने लग रही हैं। मतलब आप लोगों को सिर्फ राजनीति से प्रेरित होके और एजेंसी का इस्तेमाल करके और उनको आप जेल में बंद करो हो इलेक्शन से पहले, तो बहुत ऐसा प्रेसिडेंट सेट कर दिया जो आगे जाके बहुत तंग करेगा सबको। कोई असर नहीं। मायावती जी का ठीक है, उनका रुतबा है, बहुत बड़ी वो शख्सियत है, लेकिन हरियाणा की राजनीति में आज के दिन खासतौर पर चुनाव की दृष्टि से कोई तीसरा दल या तीसरा गठबंधन नहीं है हरियाणा में।
मुकाबला जो है वो सीधा सीधा कांग्रेस और बीजेपी के बीच का है, और उसमें लोगों ने डिसाइड कर रखा है कि हमने बीजेपी को इस बार बिल्कुल चलता करना है यहाँ से। सरकार के लिए चेहरे बनाए जा रहे हैं सर, तो चंद्रशेखर आजाद हैं, उनको भी एक चेहरा बनाया गया है हरियाणा में चुनाव के लिए गठबंधन का, तो किस प्रकार से देखते हैं? नहीं, मैं तो सिर्फ इसको इस तरह से ही देखता हूँ कि जो हमारे जो दो क्षेत्रीय दल हैं, जो पहले एक ही बहुत मजबूत दल होता था, अब उनकी हालत इतनी दयनीय हो गई है कि उनको क्या बोलूं मैं, दूसरे नेताओं का सहारा लेना पड़ रहा है कुछ वोट बटोरने के लिए, क्योंकि उनकी स्थिति इस चुनाव के बाद ये आ जाएगी कि शायद उनके पास उनके सिंबल भी ना बचे, क्योंकि उनकी इतनी वोट आने की संभावनाएं नहीं है कि उनकी पार्टी का जो एक वो स्टेटस है इलेक्शन कमीशन के पास, वो बना रह सके। 2019 में गाँव में रुकते थे, आप दोबारा फिर उसी तरह गाँव में चुनाव से पहले भी फ्रॉड थे, आज भी फ्रॉड हैं, आगे भी फ्रॉड रहेंगे। वो हर बार लोग बहकावे में नहीं आते। ये ना उनका एक यही चीजें थी जो पहली बार जब वो इस तरह की उन्होंने चीजें की, लोगों को उनमें देवीलाल की झलक नजर आती थी, चौधरी देवीलाल की, और उसी नाते लोगों ने इतना प्यार और आशीर्वाद उनको दिया, भर भर के वोट दी उनको, मतलब एक ही झटके में उप मुख्यमंत्री बनवा दिया। लेकिन उसके बाद जो राजनीतिक तौर पे जो धोखा, विश्वासघात उन्होंने लोगों के साथ किया है, उनकी भावनाओं के साथ किया है, उसका परिणाम अब वो भोग रहे हैं। तो ये नौटंकीबाजी जो है, ये अब कुचाना ही नहीं, पूरे प्रदेश के लोगों को समझ में आ चुकी है, और इसीलिए उनकी स्थिति ऐसी है कि पूरे प्रदेश में लोकसभा के चुनाव में 0.87% वोट आया है। यही उचाना हल्का है जहां से दुष्यंत चौटाला को करीब 93,000 वोट मिली थी। लोकसभा के चुनाव में उनकी माताजी को यहाँ से 4200 वोट मिली है। पूरी लोकसभा में 22,000 वोट मिली हैं। तो आप समझ लीजिए कि हालत इतनी अब खस्ता हो चुकी है कि अब कुछ ही करते रहें, कोई उससे फर्क पड़ने वाला नहीं है। थैंक यू।